आने वाली संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें हमें पहली और दूसरी संख्या के बीच में आपस में जो संबंध है, पहली और दूसरी संख्या के बीच में जो आपस में संबंध है, उसी के आधार पे हमें तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली संख्या कौन सी दी हुई है हमें, और उसके सामने उसके अनुपात में दूसरी संख्या 30 दी हुई है। तो 5 से अगर हमको 30 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 5 से अगर 30 लाना हो तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर हम 5 में 6 का गुणा कर दें तो हमको 30 मिल जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 7 दिया हुआ है हमें, 7 में अगर हम 6 का गुणा करें तो 42, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 42 आना चाहिए। लेकिन इन ऑप्शंस को देखने पे कहीं पे भी 42 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे और कोई लॉजिक लगा हुआ है। तो अब क्या दिया हुआ है? 5 और उसके सामने दिया हुआ है 30। 5 से 30 लाने का दूसरा तरीका, जब ये ट्रिक काम नहीं कर रही तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर वाली ट्रिक पे जाते हैं। तो 5 का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या मिलता है हमें? 5 का वर्ग करने पे 25 मिलता है, और उसमें अगर हम फिर से 5 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है? 30 मिलता है। तो क्या हुआ है कि पहली संख्या जो दी है उसका वर्ग किया गया है और उसको वापस उसी संख्या में जोड़ा गया है। अब हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 7, और 7 के सामने फिर क्या हो जाएगा? हम 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49, और 49 में अगर हम फिर से 7 जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें? 56 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 56 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ प्लस करना है और डी का अर्थ माइनस करना है, तो इस समीकरण का मान हमको ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमें? ए का अर्थ है गुणा करना, बी का अर्थ है भाग देना, फिर सी का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ है माइनस। तो अब हमें ये समीकरण हल करना है। समीकरण क्या दिया हुआ है? 8a 3c 24 b 12 d 19। तो ये क्या हो जाएगा? 8 a की जगह आ जाएगा गुणा, 3 c की जगह आ जाएगा प्लस, 24 b की जगह आ जाएगा डिवाइड 12, और d की जगह आ जाएगा माइनस 19। इस समीकरण को आगे हल करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले बॉडमेस नियम के हिसाब से डिवाइड होगा। तो 8 गुणित 3 धन 24 में अगर 12 का भाग दें तो कितना प्राप्त होता है? 2 माइनस 19। और आगे हल करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन वाला हल होगा। तो 8 दिया 24 धन 2 माइनस 19, मतलब ये कितना हो जाएगा? 24 और 2 26 माइनस 19, तो ये कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, यदि सुपर को 79 है के रूप में लिखा गया है और सुप्रीम को 97 के रूप में लिखा गया है, तो लेबर को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं कि हमें अंग्रेजी के लेटर्स या शब्दों को नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं? 26 लेटर होते हैं, ABCD से लेके XYZ तक। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, और इसी प्रकार एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। अब हमसे क्या कहा गया है? सुपर को हम कैसे लिख सकते हैं? सुपर इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम। प्लेस वैल्यू लिखने पे हम पाते हैं कि एस की प्लेस वैल्यू कितनी है? 19 है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी है? 21 है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 16 है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है। और आर की प्लेस वैल्यू कितनी है? 18 है। अगर हम इन सभी को जोड़ें तो हमको क्या मिलता है? 19 और 21 40 और 16 56, 56 और 5 61 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमें मिलता है 69। मतलब इन सब का योग, इन सभी की प्लेस वैल्यू के योग से हमें ये उत्तर मिला है। इसी प्रकार अगर सुप्रीम को देखें तो सुप्रीम क्या होता है? SUPREME। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। इन सबको जोड़ते हैं तो 19 और 21 40 और
16, 56, 56 और 78, 74, 74 और 5 79, 79 और 13, 79 और 13 होते हैं 79 प्लस 13 इज 92, 92 और 5 97, इनका योग 97 है। तो यहाँ पे यही लॉजिक लगा हुआ है कि सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। अब हमसे कौन सा शब्द दिया हुआ है, LABOUR, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। L की प्लेस वैल्यू होती है 12, देन A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की होती है 2, O की होती है 15, U की होती है 21 और R की होती है, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। इन सबको जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 15 30, 30 और 15 हो जाते हैं 30 और 21 हो जाते हैं 51, 51 और 18 हो जाते हैं 69। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें वो विकल्प चुनना है जो बाकी सबसे भिन्न है। 3 विकल्प एक दूसरे से समानता रखते हैं, एक अन्य भिन्न है, वो हमको ज्ञात करना है। तो पहले दिया हुआ है रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होता है ये। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब अगर ज्यामिति के संबंध में हम बात करें तो ये एक 3D शेप होता है सिलेंडर, बेलनाकार आकृति होती है। कोन भी एक बेलनाकार आकृति होती है और एक 3D आकृति होती है और स्फीयर भी एक 3D आकृति होती है। थ्री डायमेंशन वाली आकृति होती है। बेलन कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से 3D वाला शेप होता है। कोन में किस प्रकार से 3D शेप होता है, कोन में इस प्रकार से 3D शेप होता है। स्फीयर में ये पूरा 3 डायमेंशन वाला होता है। लेकिन चतुर्भुज जो है, रोम्बस जो है, समचतुर्भुज, वो इस प्रकार की आकृति का होता है जिसमें समकोण समचतुर्भुज होता है ये, जिसमें आमने सामने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये समचतुर्भुज, ये 2D शेप है, बाकी की ये तीनों 3D शेप है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि ये बाकी अन्य से भिन्न है। एक नंबर सीरीज दी हुई है हमें जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर हमको ज्ञात करना है। तो इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से एक दूसरे से बड़े या छोटे छोटे नहीं हो रहे हैं, तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमारा उत्तर मिल सकता है। तो अगर हम 5 से लेके 8 जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, 3 जोड़ना पड़ता है। अब अगर 8 से लेके हम 16 जाते हैं तो ये क्या, हम कैसे जा सकते हैं, हम अगर इसमें 2 का गुणा कर दें, 8 में 2 का गुणा कर दें तो 16 मिलता है। इसी प्रकार 16 में अगर हम 16 से 19 प्राप्त करें तो क्या होता है, +3 होता है। 19 से लेके 38 करें तो क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो +3 गुणित 2, +3 गुणित 2, इस तरीके से श्रृंखला चल रही। तो 38 से लेके 41 मतलब +3, और अब 41 से अगली संख्या ज्ञात करनी तो गुणित 2 करना पड़ेगा। तो 41 में अगर 2 का गुणा करें तो क्या मिलता है, 82 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ 7, यहाँ दिया है 20, 19, 13 और 10। अगर हम इनको इस प्रकार से देखें, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट देखें, तो ये क्या हुआ है, 7 के सामने 13 दिया हुआ है, 10 के सामने 19 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के सामने 20 दिया हुआ है। तो 7 से 13 कैसे आ सकता है, 7 से 13 कैसे आ सकता है, 7 में अगर हम 2 का गुणा करें मतलब 14 और 1 घटा दे तो हमें दूसरा अंक मिलता है। इसी प्रकार 10 में अगर हम गुणा 2 करें और -1 कर दें तो हमें 19 मिलता है। 10 गुणित 2 -1 बराबर 19 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमें दिया हुआ है 20। अब 20 में हमको 20 में अगर हम 2 का गुणा करें तो हमको मिलता है 40 और उसमें से 1 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 39। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, लेक्चरर्स, सिंगर्स, मैन। इन तीनों का आपस में जो संबंध दर्शाता है वो वेन डायग्राम हमको ज्ञात करना है। तो लेक्चरर्स मतलब व्याख्याता हो सकते हैं ये लेक्चरर्स,
उसके बाद सिंगर्स, ये हो गया लेक्चरर्स, ये मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, फीमेल लेक्चरर्स भी होते हैं। उसके बाद सिंगर्स, कुछ लेक्चरर्स सिंगर भी हो सकते हैं, कुछ लेक्चरर ऐसे हो सकते हैं जो गाना भी गाते होंगे, लेकिन हर एक लेक्चरर गाना गाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये इस प्रकार का एक सर्कल इसके लिए बनेगा। और फिर एक मैन का सर्कल बन सकता है, क्योंकि लेक्चरर्स कुछ मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, और इसी प्रकार सिंगर भी मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। तो तीसरा सर्कल मैन का इस प्रकार बनेगा। तो ये हमारा सही वेन डायग्राम बनेगा, जिसमें तीनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। भाई कुछ लेक्चरर्स सिंगर्स भी हो सकते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, कुछ मेन लेक्चरर्स भी होते हैं, सिंगर्स भी हो सकते हैं, और कुछ सिंगर्स लेक्चरर भी हो सकते हैं और मेन भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, यदि गिव को VIEG को के रूप में और ओवर को EVRO लिखा जाता है, तो डिस्क को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, GIVE, और इसको कैसे कोडित किया गया है, VIEG। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे लेटर था वो सबसे आखिरी में चले गया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लेटर था वो दूसरे नंबर पे चले गया है। तीसरे नंबर पे जो लेटर था वो पहले नंबर पे आ गया है, और पहले नंबर पे जो लेटर था वो तीसरे नंबर पे चले गया है। इस प्रकार का लॉजिक लगा है। अब देखते हैं ओवर को कैसे लिखा हुआ है। ओवर को लिखा हुआ है EVRO। तो यहाँ पे वही हुआ है, पहले नंबर का लेटर सबसे आखिरी में चले गया है, दूसरे नंबर का लेटर दूसरे नंबर पे चले गया है, तीसरे नंबर का लेटर पहले नंबर पे आया है, और चौथे नंबर का जो लेटर है वो तीसरे नंबर पे आया है। वो सेम लॉजिक लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, डिस्क। तो डिस्क को हम कैसे लिखेंगे, DISK। तो जो पहले नंबर, यहाँ पे 4 लेटर आएंगे, 1 2 3 4। तो पहले नंबर वाला चौथे नंबर पे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा D। उसके बाद दूसरे नंबर वाला दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे आ जाएगा I। उसके बाद तीसरे नंबर वाला, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर वाला पहले स्थान पे आया है, तो तीसरे नंबर वाला पहले स्थान पे आया है, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा S। और फिर अब कौन सा लेटर बन रहा है, आखिरी S के बाद बच रहा है K, तो ये आ जाएगा चौथे स्थान पे। तो SIKD हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें इस श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आजकल परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले क्षेत्र में एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है और 2 इस प्रकार की रेखाएं उसे काट रही हैं। फिर क्या हुआ है कि वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अब ये जो काट रही थी जो 2 रेखाएं, उनकी दिशा बदल गई है। उसकी अगली आकृति में अब एक की जगह 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, और उन इस प्रकार की 3 रेखाएं उसको काट रही हैं इस दिशा में। फिर वही 2 पैरेलल लाइन दी हुई है हॉरिजॉन्टल, और अब ये विपरीत दिशा में 3 लाइन उसको काट रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन थी, फिर उसकी दिशा बदल गई, उसको 2 लाइन काट रही थी, फिर 2 लाइन हुई, उसको 3 लाइन काट रही है, और अब उनकी दिशा बदल गई। तो अब हॉरिजॉन्टल में 2 लाइन थी, तो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 लाइन हो जाएगी, 1 2 3। और शुरू में दिशा के कौन सी रहती है, इस तरफ रहती है। तो ये कितनी लाइन काटेंगी इसको, 1 2 3 4 लाइन इनको काटेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न डायरेक्शन से संबंधित है। जब भी डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आता है तो हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले इस प्रकार से प्लस साइन में। तो पहला, इस दिशा में कौन सी दिशा, इस तरफ कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ, उसके विपरीत में साउथ, फिर राइट हैंड साइड पे ईस्ट, और उसके विपरीत में वेस्ट दिशा हो जाती है। अब हमसे क्या कहा गया है, रीता ने एक बिंदु से 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर यात्रा की। तो एक मान लेते हैं ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट।
उसने एक बिंदु से 35 किलोमीटर की यात्रा दक्षिण की ओर करी, मतलब नीचे की तरफ यात्रा करी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर बी। ये कितनी दूरी हो गई? 35 किलोमीटर हो गई। अब क्या कहा, फिर वह बाईं मुड़ी। बाईं मुड़ी मतलब यहाँ पे आने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर की यात्रा करती। तो यहाँ पे आई, मान लेते हैं ये दूरी 20 किलोमीटर है, तो ये हो जाता है पॉइंट सी। 20 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर की यात्रा करी। यहाँ पे आने के बाद अब फिर से वो बाईं ओर मुड़ी, मतलब अब ऊपर की ओर चलना शुरू करेगी और 35 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। तो बिंदु डी पर आ जाएगी। ये दूरी कितनी हो गई? 35 किलोमीटर हो गई। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु ये उसका एंड पॉइंट हो गया। वो किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु था इधर और ये हो गया उसका एंड पॉइंट। ये किस दिशा में आ जाएगा? ये पूर्व दिशा में आ जाएगा, ईस्ट दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।